नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं आधुनिक भारत के इतिहास की पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला। आप जानते हैं, सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में जीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है और जीएस के अंतर्गत इतिहास वह महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिससे प्रश्न बहुत अधिक आते हैं। और इतिहास में भी आधुनिक इतिहास की तो बात ही निराली है। आधुनिक इतिहास से बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज से हम आधुनिक भारत के इस इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको मध्यकालीन भारत या फिर प्राचीन भारत के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में ही बात करेंगे। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपके सामने यह पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। लेकिन प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे यह गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें जिससे कि आप हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? विकल्प ए है 1704 ईस्वी, बी है 1705 ईस्वी, सी है 1706 ईस्वी और डी है 1707 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प डी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में हुई। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम था? विकल्प ए है मुअज्जम, बी है आजम, सी है कामबख्श और डी है शाह आलम प्रथम। इस प्रश्न के जवाब के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम वास्तव में क्या था और यह नाम उसका पड़ा कैसे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके तीनों पुत्रों, औरंगजेब के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इसमें सबसे बड़ा पुत्र था मुअज्जम। मुअज्जम बहुत ही महत्वाकांक्षी, तेज तर्रार और युद्ध कला में निपुण था और वह शासन सत्ता पर काबिज होना चाहता था। इस वजह से तीनों बेटों के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष उत्पन्न हो गया। चूंकि मुअज्जम बहुत ही चालाक और तेज तर्रार था, इसलिए मुअज्जम ने सबसे पहले अपने आप को सत्ता का वारिस घोषित करते हुए लाहौर में पुल ए शाहदौला में अपना राज्याभिषेक करवाया और उसके बाद आजम को सामूगढ़ के निकट जाजौ के युद्ध में पराजित किया और 1709 ईस्वी में कामबख्श को भी उसने हैदराबाद के युद्ध में पराजित किया। और उसके बाद इसी मुअज्जम ने, ध्यान रखिएगा, इसी मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासन सत्ता को संभाला। मुअज्जम ने ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासन सत्ता को अपने कब्जे में लिया, इसलिए मुअज्जम का नाम बहादुर शाह प्रथम भी है। और ध्यान दीजिएगा, मुअज्जम को एक और नाम से भी जाना जाता है, शाह आलम प्रथम। जी हां, मुअज्जम को शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है और मुअज्जम को बहादुर शाह प्रथम भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम मुअज्जम के ही हैं, बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम। तो इसलिए विकल्प आपका यहां पर सही है, मुअज्जम। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। बहादुर शाह प्रथम को किस इतिहासकार ने शाह ए बेखबर कहकर पुकारा है? विकल्प है कर्नल टाड, बी है रिचर्ड टेम्पल, सी है खफी खां और डी है ओम्स। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, खफी खां ने। ध्यान दीजिएगा, खफी खां एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक मुंतखाब उल लुबाब
पुस्तक का नाम क्या है? मुंतखाब उल लुबाब में, मुंतखाब उल लुबाब, ध्यान रखिएगा इस बात को, परीक्षा में पूछा जाता है। मुंतखाब उल लुबाब में बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा है। किताब का नाम क्या है? मुंतखाब उल लुबाब। और इस पुस्तक में उसने बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कह करके पुकारा है। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है, खफी खां। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आमेर के राजपूत शासक जय सिंह को मिर्जा राजा समाई की उपाधि किसने प्रदान की? विकल्प ए है जहांदार शाह, बी है अजीम उशान, सी है रफी उस्सान और डी है शाह आलम प्रथम। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए जहांदार शाह। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बहादुर शाह प्रथम, नाम जानते होंगे बहादुर शाह प्रथम, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मुअज्जम की बात कर रहा हूं। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसके 4 पुत्रों के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। उसके 4 पुत्र कौन कौन से थे? जहांदार शाह था, अजीम उशान था, रफी उशान था और जहां शाह था। इन 4 पुत्रों के बीच में जबरदस्त संघर्ष हुआ, जिसमें जहांदार शाह विजयी रहा। जहांदार शाह ने शासन सत्ता संभालने के साथ ही हिंदू राजाओं के साथ मेल मिलाप की नीति का पालन करना शुरू कर दिया। वह हिंदू राजाओं को अपने साथ मिला के रखना चाहता था, क्योंकि उसने इस चीज को महसूस कर लिया था कि अगर हमें लंबे समय तक शासन करना है तो हिंदू राजाओं को अपने साथ मिला करके रखना होगा। और इसी कड़ी में उसने आमेर के राजपूत शासक जय सिंह को मिर्जा राजा समाई की उपाधि और मालवा की सूबेदारी प्रदान की तथा मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि और गुजरात की सूबेदारी सौंपी थी। यह ध्यान रखिएगा। तो आमेर के राजपूत शासक जय सिंह को मिर्जा राजा समाई की उपाधि किसने प्रदान किया था? जहांदार शाह ने प्रदान किया था। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को ने किस सन में विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया? विकल्प ए है 2008 ईस्वी, बी है 2009 ईस्वी, विकल्प सी है 2010 ईस्वी और डी है 2011 ईस्वी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मिर्जा राजा जय सिंह ने जयपुर की भी नींव रखी, जिसे आप गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, और इसके साथ साथ उसने जंतर मंतर का भारत के 5 स्थानों पर निर्माण करवाया था, जिसे हम आधुनिक खगोल वेधशाला के नाम से भी जानते हैं। तो जंतर मंतर को आधुनिक खगोल वेधशाला भी कहा जाता है। जंतर मंतर भारत के 5 स्थानों पर है, उज्जैन, बनारस, मथुरा, दिल्ली और जयपुर में। इसमें सबसे बड़ा जंतर मंतर जयपुर का है, जिसे यूनेस्को ने सन 2010 ईस्वी में विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया था। तो किस सन में? 2010 ईस्वी में विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया था। तो जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को ने 2010 में विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया था। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के गुलाबी शहर जयपुर को किसने बसाया था? विकल्प ए है जहांदार शाह, बी है जय सिंह, सी है पंडित जगन्नाथ सम्राट और डी है पंडित विद्याधर चक्रवर्ती। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, जय सिंह।
भारत के गुलाबी शहर जयपुर को किसने बसाया था? जय सिंह ने बसाया था। यहां मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि शहर बसाने का कार्य का शुभारंभ पंडित जगन्नाथ सम्राट की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, लेकिन नगर निर्माण कार्य का उत्तरदायित्व पंडित विद्याधर चक्रवर्ती को सौंपा गया था। प्रारंभ में जयपुर के सभी भवनों का रंग सफेद था, लेकिन बाद में गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाने लगा और इस प्रकार से जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाने लगा। ध्यान दीजिएगा, पहले जब गुलाबी रंग से शहर के भवनों को रंगा जाने लगा तो उसमें सफेद रंग के बेलबूटों की नक्काशी की जाने लगी और सफेद रंग के बेलबूटे जो उसकी नक्काशी होती थी वो गुलाबी रंग पर बहुत ही बेहतर लगते थे, बहुत सुंदर दिखते थे। और इस तरह से वहां का एक प्रचलन सा हो गया कि गुलाबी रंग के भवनों में सफेद बेलबूटों की नक्काशी की जाने लगी और इस तरह से धीरे धीरे यह गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध हो गया और आज जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। भारत के गुलाबी शहर जयपुर को किसने बसाया था? जय सिंह ने बसाया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक को लंपट मूर्ख कहकर पुकारा जाता है? विकल्प ए है फर्रुखसियर, बी है मोहम्मद शाह, सी है जहांदार शाह और डी है शाह आलम प्रथम। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, जहांदार शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कह करके पुकारा जाता है। इसकी वजह थी, जहांदार शाह के काल में लाल कुमारी नाम की एक वेश्या हुआ करती थी, जिसके ऊपर जहांदार शाह एकदम लट्टू हो गया था, जिसकी वजह से लाल कुमारी जो कुछ भी कहती थी वही यह कहता था और बिना सोचे समझे उसी के इशारों पर समस्त क्रियाकलापों को संपादित करता था, जिसकी वजह से इतिहासकारों ने जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की उपाधि से नवाजा है। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। लंपट मूर्ख कह करके किसे पुकारा जाता है? जहांदार शाह को। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस शासक को भारतीय इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है? विकल्प ए है मोहम्मद शाह, बी है बहादुर शाह प्रथम, सी है जहांदार शाह और डी है फर्रुखसियर। इसमें आपका सही जवाब है फर्रुखसियर। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। फर्रुखसियर के काल में एक बहुत ही दुखपूर्ण घटना घटित हुई थी। एक प्रसिद्ध सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से फर्रुखसियर को भारतीय इतिहास में घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। बंदा बहादुर को सच्चा पादशाह के नाम से भी जाना जाता था। तो यह ध्यान रखिएगा, इसी की वजह से फर्रुखसियर घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे सच्चा पादशाह कहा जाता है? अभी अभी मैंने ऊपर के प्रश्न पर इसकी चर्चा किया था कि फर्रुखसियर के शासनकाल में बंदा बहादुर नामक एक प्रसिद्ध सिख नेता की हत्या हो गई थी, जिसकी वजह से फर्रुखसियर को भारतीय इतिहास में घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्हीं बंदा बहादुर को सच्चा पादशाह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बंदा बहादुर को ही सच्चा पादशाह कहा जाता है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? विकल्प ए है बंगाल, बी है अवध, सी है कर्नाटक और डी है हैदराबाद। इसमें आपका सही जवाब है हैदराबाद। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आप जानते हैं कि हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जाह चिनीकिलीव खां तूसी ने की थी 1724 ईस्वी में।
किसने की थी? नाम एक बार फिर से सुनिएगा। निजाम उल मुल्क आसफ जाह चिनिकिलिच खां तुसी ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद की स्थापना की थी और सर्वप्रथम हैदराबाद ने ही स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और जिस समय हैदराबाद ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी उस समय इसका शासक था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में ही हैदराबाद ने सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। और इसी के बाद बंगाल ने अलीवर्दी खां के नेतृत्व में किया, अवध ने सादत खां बुरहान उल मुल्क के नेतृत्व में किया और कर्नाटक ने सादुतुल्ला खां के नेतृत्व में किया। और बाद में बंगाल, अवध और कर्नाटक इन सब ने भी अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। लेकिन सबसे पहले स्वतंत्र राज्य घोषित किया था किसने? हैदराबाद ने, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में। यह ध्यान रखिएगा। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि हैदराबाद की स्थापना किस सन में हुई, तो 1724 ईस्वी में। किसने की? निजाम उल मुल्क आसफ जाह चिनिकिलिच खां तुसी ने की थी। यह ध्यान रखिएगा। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फारस का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फारस का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। नादिर शाह को बहुत बड़ा आक्रांता माना जाता है। उसने 13 फरवरी 1739 ईस्वी को भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में, करनाल हरियाणा में है, ध्यान रखिएगा, करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह की सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। और नादिर शाह को फारस के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, वह मात्र 37 दिन तक दिल्ली में रहा था और 70 करोड़ रुपए लूट करके लेके गया था दिल्ली से। और इतना ही नहीं, उसने 3 वर्षों तक अपने राज्य की जनता पर कोई कर नहीं लगाया था। जब वह भारत से वापस जाने लगा तो वह शाहजहां का मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा भी लूट करके ले गया था। तो नादिर शाह बहुत ही निर्मम लुटेरा था जिसने भारत को हर तरह से बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। तो फारस का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? विकल्प ए है 11 फरवरी 1740 ईस्वी, बी है 13 फरवरी 1739 ईस्वी, सी है 9 फरवरी 1739 ईस्वी और डी है 13 फरवरी 1740 ईस्वी। अभी ऊपर के प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि नादिर शाह ने 13 फरवरी 1739 ईस्वी को भारत पर आक्रमण किया था। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है, 13 फरवरी 1739। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शासक को दुर्रे दुर्रानी के नाम से जाना जाता है? विकल्प ए है नादिर शाह, बी है अहमद शाह अब्दाली, सी है मोहम्मद शाह और डी है अली गौहर। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी के नाम से जाना जाता है। और दुर्रे दुर्रानी का अर्थ क्या होता है? युग का मोती। जी हां। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम था। विकल्प ए है रोशन अख्तर, बी है अहमद शाह और सी है आलमगीर और डी है शाह आलम। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह चूंकि बहुत ही संगीत प्रेमी था और कवि हृदय का था, इसलिए मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला उसका पूरा नाम बताया जाता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था।
तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जहांदार शाह के शासनकाल में किस वेश्या की दखलंदाजी बहुत अधिक थी? विकल्प ए है लाल कुमारी, बी है शाहनवाज, सी है ललिता कुमारी और डी है नरगिस। अभी ऊपर के प्रश्न में चर्चा करते समय मैंने इस पर भी चर्चा किया था कि जहांदार शाह के शासनकाल में लाल कुमारी नाम की एक वेश्या थी जिसका बहुत जबरदस्त प्रभाव था, क्योंकि जहांदार शाह लाल कुमारी के ऊपर फिदा था, जिसकी वजह से लाल कुमारी जो कुछ भी कहती थी वह बिना सोचे समझे करता था। इसी वजह से इतिहासकारों ने जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की उपाधि से भी नवाजा है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अपने इतिहास से संदर्भित आधुनिक इतिहास की पृष्ठभूमि से संबंधित पहले प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ अब मैं आपसे लूंगा विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।